Bismillahirrahmanirrahim. Students, we have started chapter 7, General Science 10th class. That was about energy, and we have discussed most of the part of this chapter. Only one portion is left that today we are going to complete. This portion is about degradation of environment. What is degradation of environment? About pollution, it was discussed yesterday. पोल्यूशन के बारे में मैंने बात की थी कल कि पोल्यूशन क्या होती है जब कोई अनवांटेड सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हवा में शामिल हो जाएं, पानी में शामिल हो जाएं या लैंड के ऊपर पड़े हों तो क्या करते हैं? पोल्यूशन काज करते हैं। इसी तरह हमने हीट के हवाले से भी पढ़ा, थर्मल पोल्यूशन, जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया। आज हम फर्दर जो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, बताया कि जो नॉर्मल पोल्यूशन लेवल है, नॉर्मल थर्मल पोल्यूशन लेवल, आम पोल्यूशन की बात नहीं की, थर्मल पोल्यूशन मीन टेम्परेचर का बढ़ना एनवायरनमेंट में। तो बताया कि अगर ये नॉर्मल लेवल पे हो तो ये एनवायरनमेंट को बैडली इफेक्ट नहीं करता। कई नेचुरल प्रोसेसेस हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, वाटर एटसेट्रा, तो ये इनका क्या काम है? ये एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। किसका बैलेंस? टेम्परेचर का। मतलब प्लांट्स वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं और पौधों से जब ट्रांसपिरेशन के दौरान पानी लूज होता है तो हीट जो है वो एनवायरनमेंट की जो हीट होती है उसको ऑब्जॉर्ब करके, चूंकि वाटर वेपर्स में चेंज हुआ है तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रिड्यूस होगा। इफ थर्मल पोल्यूशन इज टू मच, बताया कि अगर ये थर्मल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो रीजनल जो क्लाइमेट होगी, यानी उस इलाके की क्लाइमेट, आबो हवा जहां की थर्मल पोल्यूशन ज्यादा हुई है, वो बैडली इफेक्ट होगी, बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन आल्सो अफेक्ट होल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है, अगर क्लाइमेट चेंज होती है तो हमारी एग्रीकल्चर मुकम्मल तौर पे अफेक्ट हो सकती है इससे। तो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट को बेटे डिफाइन किया कि अगर पोल्यूशन किसी सर्टेन लेवल, सर्टेन लिमिट से जब क्रॉस कर जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, मोर देन सर्टेन लिमिट अगर ऐड हो जाती है तो इसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। कि अगर थोड़े लेवल पे हीट एनर्जी है, थोड़ा इंक्रीज जो है टेम्परेचर का, इट कैन बी अकोमोडेटेड, लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये पोल्यूशन जो है ये डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट कॉज करेगी। एनवायरनमेंट इससे डिग्रेड होगा, एनवायरनमेंट की खराबी होगी। तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्थ डैमेज होती है, और ना सिर्फ एनिमल्स बल्कि प्लांट्स भी अफेक्ट होते हैं। अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाए तो सिर्फ एनिमल्स नहीं बल्कि पौधे भी इससे अफेक्ट होते हैं। कुछ हार्मफुल गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं, एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाती हैं, तो इनसे कई डिजीजेस पैदा होती हैं, जैसे आई डिजीजेस हैं, आंखों की बीमारियां, नोज की हैं, ईयर की, थ्रोट की डिजीज है यानी गले की बीमारियां, तो ये प्रोड्यूस होती हैं इन हार्मफुल गैसेस की वजह से, जब ये गैसेस एनवायरनमेंट के अंदर शामिल हो जाए। नेक्स्ट बेटे हम पढ़ते हैं, उन स्टेप्स को हम पढ़ेंगे जिनके जरिए हम इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये कुछ आपको स्टेप्स दिए गए हैं, कुछ तरीके दिए गए हैं जिनको यूज करते हुए हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, थर्मल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं।
तो बेटा बताया कि मेन रोल जो है तो मिनिमाइज थर्मल पोल्यूशन ये फॉरेस्ट प्ले करते हैं, जंगलात जो है वो प्ले करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एमिट करते हैं, यानी पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेंगे, जज़ब कर लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? एनवायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन रहेगा, ये बैलेंस कायम रहेगा। लेकिन हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इसके कुछ असरात ऐसे हैं कि मसलन देखें डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन के जंगलात की कटाई, आबादी के बढ़ने से जंगलात की कटाई क्यों होती है? लोग अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए लोग जो है वो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलात की कटाई करते हैं। मसलन जंगलात को काटेंगे या तो जमीन को क्लियर करेंगे कल्टीवेशन के लिए, या आबादी के लिए, हाउसिंग के लिए जगह को खाली करेंगे तो जंगलात काट देंगे, या फिर लकड़ी जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए वो डिफॉरेस्टेशन करेंगे। नाउ दिस इज डिप्राइविंग। इससे होगा क्या? अल्लाह ताला की वो नेमत जो इंसानों के लिए है तो इंसान उससे महरूम होगा। इट इज डिप्राइविंग ह्यूमन बीइंग्स ऑफ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। क्या मतलब कि अल्लाह ताला ने तो इंसानों के लिए पौधे जो है नेमत अता फरमाई है, तो इंसान इन पौधों की जब कटाई कर देगा तो इस नेमत से महरूम हो जाएगा। नेमत आपने बेटे देखा कि पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं यूज करके, और ऑक्सीजन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बुनियादी जरूरत है। ऑक्सीजन के बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अब जरूरत किस बात की है? जरूरत इस चीज की है कि जो फॉरेस्टेशन है इसको बढ़ाया जाए। फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन की उल्ट है। फॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलात साजी, जंगलात ज्यादा करना, पौधे ज्यादा लगाना, इसको बढ़ाया जाए ताकि एनवायरमेंट का जो बैलेंस है वो खराब ना हो। इट कुड मे नॉट बी शेटर्ड, एनवायरमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। बैलेंस बेटे देखें ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस पौधों ने करना है। अगर हम पौधों की कटाई कर देंगे तो लाजिमी बात है बैलेंस डिस्टर्ब होगा। नंबर 2, फिटनेस ऑफ व्हीकल्स। हमारी गाड़ियां जो हम रोड्स पे चलाते हैं इनकी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। व्हीकल्स जो हैं इनसे स्मोक नहीं ज्यादा पैदा होना चाहिए। जो रिक्शाज हैं, खास तौर पे जो मोटरसाइकिल रिक्शाज हैं, ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन काज करते हैं सिटीज के अंदर। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतर सिस्टम जो है वही इस पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है। देखें, अगर कंफर्टेबल बसेस अवेलेबल होंगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये बसें यूज होंगी। लोग जो है वो अपनी कारें, अपने मोटरसाइकिल जो हैं वो उन पे ट्रेवल नहीं करेंगे बल्कि इन बसों को प्रेफर करेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? एक तो इससे पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगी, दूसरा इससे नेशनल मनी भी सेव होगी, यानी ये इकोनॉमिकल भी होगा, इससे एनर्जी की भी बचत होगी और मनी की भी बचत होगी। इकोनॉमिकल प्रोसेस होगा। पोल्यूशन विल बी मिनिमाइज्ड। पोल्यूशन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जहां एक एक बंदा जो एक एक गाड़ी में जा रहा है वहां काफी ज्यादा बंदे एक ही बस में जा रहे हैं, तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट एक बताया कि अगर ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चलती हैं बजाय फॉसिल फ्यूल्स के, क्योंकि फॉसिल फ्यूल ये पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह जो है इससे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, पोल्यूटेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो बताया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली ट्रेन हो तो ऐसी ट्रेन्स को प्रमोट करना चाहिए कंट्री में, क्योंकि इससे क्या है, पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को प्रमोट किया जाए ताकि पोल्यूशन प्रोड्यूस ही ना हो। थर्ड स्टेप, इंडस्ट्रीज का बताया कि तकरीबन 20% एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो इंडस्ट्रीज कंज्यूम करती हैं। इसके अलावा हीट, पॉइजनस गैसेस ये एनवायरमेंट में एमिट होते हैं इंडस्ट्री से, इससे पोल्यूशन होती है। तो इसे हमें क्या करना चाहिए? अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग जरूरी है। अब प्रोसेसिंग क्यों जरूरी? बताया कि इंडस्ट्रीज एक तो रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं,
हमारे 20% सोर्सेज जो एनर्जी सोर्सेज वो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। दूसरी बात के पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है, हीट भी, पॉइजनस गैसेज भी हैं जिससे पोल्यूशन होती है। तो अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग बेटे ये है कि हम इन इंडस्ट्रीज के अंदर इस चीज का ख्याल रखें कि जो पोल्यूटेंट गैसेज हैं हम उनको डायरेक्टली हवा में ना रिलीज करें। इसी तरह जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है उसको डायरेक्टली हम वाटर बॉडीज में ना बहा दें, बल्कि उसको पहले ट्रीट करें। उनको पहले ट्रीट करें वाटर को, तो आफ्टर ट्रीटमेंट उसको डिस्चार्ज करें, जिसकी प्रोसेसिंग होगी। फोर्थ पॉइंट, ऐसे एनर्जी सोर्सेज प्रमोट करने चाहिए जिनसे थोड़ी पोल्यूशन होती है। जैसे देखें, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। ये ऐसे सोर्सेज हैं बेटे कि जैसे पोल्यूशन थोड़ी प्रोड्यूस होती है। पांचवा पॉइंट, एक्सेसिव ग्रोथ जो पॉपुलेशन की है ये भी एक रीजन है पोल्यूशन की एनहांसमेंट, यानी पोल्यूशन के बढ़ाने की ये भी एक वजह है। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, पॉपुलेशन डबल होगी, एनर्जी की डिमांड भी डबल हो जाएगी। तो एक ही रेशो से, सेम रेशो से एनर्जी इंक्रीज होती है। और जिस कदर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होगी तो बेटे देखें पोल्यूशन भी उसी कदर ज्यादा प्रोड्यूस होनी है। अब सजेशन क्या है कि पॉपुलेशन प्लानिंग शुड बी देयर, कि पॉपुलेशन प्लानिंग की जाए, मनसूबाबंदी की जाए। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जो चीजें डिस्कस्ड हैं ऐसा आपको एक्सप्लेन की जा रही है। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखें, जो भी मखलूक पैदा होती है तो जो पैदा करने वाला है वो बेहतर जानता है कि उसको कैसे जो है वो नरिश करना है, उसकी परवरिश कैसे होनी है, उसके सोर्सेस क्या हैं, तो अल्लाह ताला ने खुद ही पैदा करने होते हैं। एनी हाउ बेटे, जो चीज़ आपको बुक्स में बताई गई है वो एक्सप्लेन की है। तो नेक्स्ट बताया छठे पॉइंट में कि पीपल जो है दे शुड बी केयरफुल टू बर्न सॉलिड वेस्ट एंड टॉयज एट पब्लिक प्लेसेस। कि लोग क्या करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट उनके होते हैं, टायर वगैरह होते हैं, तो पब्लिक प्लेसेस पे उनको जला देते हैं। उन्हें नहीं जलाने चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पे जब उनको जलाएंगे तो वहां पे देखें पोल्यूशन हो जाएगी उस जगह पे, और वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनके लिए उस हवा में तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस चीज से अभी भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट बढ़े हैं न्यूक्लियर फ्यूल हैजर्ड्स। यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है एडवांस कंट्रीज में ये तो डे बाय डे बढ़ रही है। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल जो है किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, और खास तौर पर एडवांस कंट्रीज में, तरक्की याफ्ता ममालिक में ये बढ़ता जा रहा है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? रेडिएशन की अगर लीकेज हो जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर से, जब न्यूक्लियर एनर्जी हम यूज कर रहे होते हैं तो इस दौरान रेडिएशन की लीकेज जो है ये हो जाती है। रेडिएशन कौन सी है? रेडिएशन में बेटे अल्फा, बीटा, गामा ये रेज हैं, 4 एलिमेंट्स जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडिएशंस बेटे कौन सी हैं? अल्फा, बीटा, गामा, ये रेडिएशंस की किस्में बताई गई हैं। तो एलिमेंट्स जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ये रेडिएशंस। अब जो फ्यूल है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का ये रेडियो एक्टिव होता है, मीन कि उससे रेडिएशंस निकलती हैं। अब रेडिएशंस की लीकेज का जो खतरा है ये तो हमेशा रहेगा। जब आपने इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को आपने जो है वो स्टोर करना है, इसको आप हैंडल कर रहे हैं यानी यूज कर रहे हैं और उसको फ्यूल के तौर पे यूज कर रहे हैं, जब ये इस्तेमाल में ला रहे हैं या उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हैंडलिंग उसकी हो रही है, तो उसके दौरान उसकी लीकेज का खतरा होता है। अब वो लोग जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के आसपास मौजूद होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट करने वाले होते हैं, वहां पे काम करने वाले हैं, तो हमेशा जो है वो इस खतरे का शिकार रहते हैं। अब ये रेडिएशंस का बेटे आपको मैं बता दूं कि इसका नुकसान होता क्या है। रेडिएशंस के अंदर ये कैपेबिलिटी यानी सलाहियत पाई जाती है कि ये सेल्स की स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं। सेल के अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए को चेंज कर देती हैं।
टिश्यूज में चेंजेस आ जाती हैं, जीन्स में चेंजेस, जीन्स जो है ना ये जीन्स डीएनए के बने होते हैं, तो इनमें चेंजेस आ जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और जब ये चेंजेस आ जाती हैं तो कई प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे स्किन डिजीजेस हैं वो भी इनसे काज होती है, कैंसर इससे होती है, सेल्स की डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाती है क्योंकि उसका डीएनए चेंज हो जाता है और डीएनए के इंस्ट्रक्शंस के तहत जो है सारा प्रोसेस होना होता है। बताया कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर में माइनस से भी कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या हो सकता है, जस्ट रेडिएशंस की लीकेज है, न्यूक्लियर मटेरियल जो है, रेडियोएक्टिव मटेरियल ये कहीं से जो है वो लीक हुआ है बाहर, तो ऐसे रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो इट इज डिजास्ट्रस, यानी बहुत नुकसानदेह है, तबाहकुन है। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 1986 में कूलिंग सिस्टम जो है चेरनोबिल में, एक न्यूक्लियर रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम ये फेल हुआ रशिया में, और इसकी वजह से जो रिएक्टर की रूफ थी वो चंद मिनट में ही ब्लास्ट हो गई ब्लास्ट होकर उड़ गई, और रेडियोएक्टिव गैसेज जो है क्लाउड्स की शक्ल में ये पूरा जो एरिया था जहां पे ये न्यूक्लियर रिएक्टर था, तो उस पूरे एरिया में स्प्रेड हो गई और सैकड़ों लोग जो है दे वर किल्ड इन दैट एक्सीडेंट। और बहुत से लोग जो हैं वो जो के जिंदा भी रहे बाद में, उनमें बहुत से लोग ऐसे थे जो कैंसर का शिकार हुए और कैंसर की वजह से उनकी डेथ होगी बाद में, क्योंकि कैंसर मैंने बताया ना कि कैंसर इसकी वजह से होती है, रेडिएशंस की वजह से कैंसर टाइप डिजीजेज जो है ये हो जाती हैं। अब जो यूज न्यूक्लियर फ्यूल है, जो कि आप वेस्ट समझ लें कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो भी रेडिएशंस को एमिट करता है, और इस न्यूक्लियर वेस्ट का जो डिस्पोजल है ये बहुत जरूरी है रेडिएशन से बचने के लिए। अब इसके लिए कई तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं। अब इन मेथड्स में क्या है, एक मेथड तो ये कि डंपिंग कर दी जाती है न्यूक्लियर वेस्ट की टनल्स में डीप अंडर अर्थ, कि जमीन के अंदर जो है वो गहरी टनल सुरंगें खोदकर ये मटेरियल जो है उसमें थ्रो कर दिया जाता है। दूसरा तरीका बताया कि इसको स्टोर करते हैं सील्ड कंटेनर्स में, इन कंटेनर में डालकर उसको सील कर देते हैं और एट द बॉटम ऑफ द सी उसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ये कोई भी मेथड जो है ये कंप्लीटली सेफ नहीं है। अब एक सजेशन जो है इसकी ये भी है कि इस मटेरियल को हम स्टोर करें कैसे, इसको फ्यूज करके, यानी इसको हम मेल्ट करके क्या करें, ग्लास ब्लॉक्स के अंदर इसको हम स्टोर करें। और एक और सजेशन ये है कि न्यूक्लियर वेस्ट को रॉकेट्स में फिल कर दिया जाए और फिल करके इसको स्पेस में सेंड कर दिया जाए, या जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनकी तरफ भेज दिया जाए या सूरज की तरफ भेज दिया जाए। लेकिन इसका भी खतरा होता है। अब इसका खतरा क्या है कि रॉकेट से वो एक्सप्लोड कर सकता है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, वो ऊपर हवा में जाता हुआ ये एक्सप्लोड कर जाएगा, फट जाएगा, या वो वापस जमीन की तरफ भी आ सकता है, तो खतरात इसके भी हैं। अब रेडिएशन के खतरात से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जो वर्कर्स हैं वो जितना रेडिएटिव सोर्स से दूर रह सकें, दूर स्टे कर सके, उन्हें दूर दूर रहना चाहिए, कोशिश करें कि जितना उसे दूर रह सके। जो ऐसे सोर्सेज हैं यानी रेडिएटिव सोर्सेज हैं, इनको लेड कंटेनर्स के अंदर रखें, लेड कंटेनर्स, थिक वॉल्स के लेड कंटेनर उनमें रखें, क्योंकि जो लेड है वो इन रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देता, लेड में से ये रेडिएशंस नहीं पास हो सकती। थिक कंक्रीट वॉल्स बनानी चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बाहर, कंक्रीट की, सीमेंट बजरी रेत जो है कंक्रीट होता है, तो इसकी मोटी, काफी मोटी दीवारें जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के बाहर होनी चाहिए। और जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको सेफली डिस्पोज किया जाए, यानी उसको हिफाजत जो है वो ठिकाने लगाया जाए, उसको ओपन जो है वो ना थ्रो कर दिया जाए। तो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स थी जिनके जरिए कि हम इन रेडिएशन से बच सकते हैं। लास्ट टॉपिक बेटे है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। यूज ऑफ एनर्जी बताया कि फैक्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में, ऑफिस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लें, घरों को लें, तो इनमें बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और इस कदर ज्यादा हो रहा है कि जो हमारे फ्यूल रिजर्व्स हैं, हमारे पास जो फ्यूल मौजूद है, जैसे कि कोल की फॉर्म में है, ऑयल या गैस की सूरत में, तो वो रैपिडली एग्जॉस्ट हो रहा है। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो एनर्जी के हैं, लिखा कि दे आर स्टिल नॉट आउट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज। बताया कि उन पे रिसर्च तो हो रही है, तहकीक तो उन पे हो रही है, लेकिन अभी तक वो इस्तेमाल उनका जो है वो शुरू नहीं हुआ। हाल तो बताया कि एफर्ट्स जो हैं ये क्या की जा रही है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हम जितना भी उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये बेटे रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं। ये हमारे सारे जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड है, महदूद मिकदार में हमारे पास हैं। तो इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? हमारी इतना की कौमी, ये हमारा फरीजा है, हमारी ड्यूटी है सबकी, कि हम एनर्जी को जो कंज्यूम करते हैं बड़ा केयरफुली करें, एहतियात से इस्तेमाल करें, एनर्जी को जाया ना करें, और उसके इसके साथ साथ जो है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रमोट करें। कुछ मुतबादिल तरीके जो है एनर्जी के, हम उनको प्रमोट करें। ये एफर्ट्स हमें करनी चाहिए ताकि हमारी एनर्जी के जो ज़रूरियात हैं, जो बढ़ती हुई ज़रूरियात हैं, ये पूरी होती रहें, और खुदा ना खास्ता ऐसे ना हो कि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएं, और हमारी जो डिमांड्स हैं वो और बढ़ रही हों, और मुतबादिल सोर्सेज हमारे पास ना हो। इसलिए हमें एनर्जी को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये बड़े कुछ सजेशंस दी गई हैं एनर्जी को कंजर्व करने की, सेव करने की। नंबर 1 बताया कि सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट में यूज किए जाए, कि फॉसिल फ्यूल चूंकि हमारे पास थोड़ी मिकदार में और एग्जॉस्ट हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूट फ्यूल यूज करने चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियां किस पे चला रहे हैं? सीएनजी के ऊपर, सीएनजी के कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके ऊपर चलाते हैं। अल्कोहल जो है ये फ्यूल का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है, यानी इसके मुतबादिल अल्कोहल को यूज किया जा सकता है। ब्राजील ने प्रैक्टिस की है और सक्सेसफुली जो है उन्हें रिजल्ट मिले हैं इसके। मोस्ट ऑफ द व्हीकल जो है वहां पे अल्कोहल से चल रही हैं। ब्राजील के अंदर उन्होंने जो अल्कोहल की प्रैक्टिस की तो वो सक्सेसफुल रही है, और अक्सर गाड़ियां उनकी अल्कोहल पे चल रही। तो ये बेटा पहला पॉइंट क्या था कि सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स हम यूज करें, बजाय इसके कि हम फॉसिल फ्यूल की तरफ ही मुतवज्जे रहे। नंबर 2, पीपल शुड बी इंस्टिगेटेड। इंस्टिगेटेड क्या होता है? मोटिवेटेड। क्या मोटिवेट किया जाए पीपल, लोगों को, कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। लोगों को समझाया जाए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, रादर के वो अपनी ही व्हीकल्स को ड्राइव करें। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये कि फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, पोल्यूशन थोड़ी पैदा होगी। तो इस तरह से कई लोग जो हैं वो एक ही बड़ी बस में इकट्ठे जो हैं वो जा सकते हैं, बजाय इसके कि वो बहुत ज्यादा गाड़ियों में जा रहे हों और फ्यूल भी बहुत खर्च हो रहा हो। फ्यूल ज्यादा खर्च होने के साथ साथ बेटे क्या होगा कि पोल्यूशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हम इसको रिड्यूस फिर कैसे कर सकते हैं? जैसे आपको बताया कि इंडिविजुअल व्हीकल्स को यूज करने की बजाय एक ही बड़ी गाड़ी में जो है वो ज्यादा लोग इकट्ठे सफर करें। तीसरा पॉइंट बेटे है कि गाड़ियों की जो बॉडीज हैं ये लाइट होनी चाहिए। जब लाइट बॉडीज होंगी तो वो थोड़ा फ्यूल कंज्यूम करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है गाड़ियों के इंजन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होने चाहिए। ज्यादा एफिशिएंट का मतलब ये है कि वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें। जो एनर्जी कन्वेयन रेशियो है वो ज्यादा होनी चाहिए, यानी जो फ्यूल है वो ज्यादा से ज्यादा जाए ना हो, वेस्ट ना हो, बल्कि उससे एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो, तो उसे हम कहते हैं मोर एफिशिएंट इंजन। नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि इंडस्ट्रीज के अंदर हीट की सूरत में काफी ज्यादा एनर्जी जो है वो लूज हो जाती है। हम इस हीट को डिफरेंट पर्पसेस में यूज कर सकते हैं। मसलन इस हीट के जरिए हम घरों के जो हीटिंग सिस्टम है वो डेवलप कर सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं। हमारे जो वाटर टैंक्स होते हैं उनके अंदर से ये पैनल बनाकर इनके ट्यूब्स जो हैं
पानी की जो है मेटल ट्यूब्स बनाकर तो उन टैंक में से पास करें, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि चूंकि मेटल के जो ट्यूब्स या पाइप्स हैं इनके अंदर से गर्म पानी पास हो रहा होगा, तो हमारा टैंक्स का पानी गर्म हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए हम हीट जो इंडस्ट्रीज की प्रोड्यूस होती है उसको बजाय इसके के वेस्ट होने दें, इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बेटा ये बताया गया कि एनर्जी की जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो जरूरत है इसको हम वेस्ट मटेरियल को बर्न करके भी पूरा कर सकते हैं। उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, हम उसको जलाकर उससे भी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज के अंदर उसको डिफरेंट पर्पजेस के लिए जहां वो हीट जो है वो इस्तेमाल हो सकती है हम उसको इस्तेमाल में लाएं, तो इस तरह से वेस्ट मटेरियल भी हमारा डिस्पोज हो जाएगा और इंडस्ट्रीज की एनर्जी की जरूरत जो है ये भी मीट हो सकती है। नेक्स्ट बेटा बताया गया कि हमें मुहतात तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ पे? ऑफिस में कर रहे हूँ, स्कूलों में, घरों में, जहां भी एनर्जी का हमने यूज करना है तो एहतियात से करें। कैसे? कि मतलब बल्ब जो है ये ज्यादा एनर्जी जो है वो यूज करते हैं, बल्ब के अंदर एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, हम बल्ब की जगह एनर्जी सेवर यूज कर सकते हैं। अब लाइट भी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी भी थोड़ी खर्च होगी। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं वो यूज कर सकते हैं जिनमें थोड़ी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, यानी हम ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करें जो थोड़ी एनर्जी कंज्यूम करते हैं बजाय इसके कि ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाले हों, क्योंकि एनर्जी तो दोनों केसेस में हमें एक जैसी मिलनी है। आगे जो आउटपुट है जिस फॉर्म में भी एनर्जी कन्वेयर हमें मिलनी है, बेशक वो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल रही हो, हमें हीट मिल रही हो, लाइट मिल रही हो, तो वो तो दोनों केसेस में हमारा पर्पस तो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम केयरफुली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो यूज करें जो थोड़ी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि हमें वॉकिंग की हैबिट भी डेवलप करनी चाहिए। थोड़े थोड़े फासले हमें पैदल कर लेने चाहिए, बजाय इसके कि हम थोड़ा सा फासला भी करना हो तो उसके लिए गाड़ी निकालें। तो गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और शॉर्ट डिस्टेंसेस पैदल करें, इससे ये सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा होगा, हम अपनी हमारी बॉडी की फिटनेस के लिए भी अच्छा रहेगा और एनर्जी भी कैसे सेव होगी। नेक्स्ट बेटे बायोगैस का बताया कि ये विलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल की जा सकती है। मैंने आपको पहले बायोगैस के प्रोडक्शन का मेथड बता दिया पिछले लेक्चर्स में कि विलेजेस शुड बी इंस्टिगेटेड मीन मोटिवेटेड, उनको मोटिवेट किया जाए कि वो बायोगैस का इस्तेमाल करें। उनके जो जानवरों का गोबर वगैरह होता है वो उसी को ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे बड़े बड़े जो टैंक उन्होंने बनाए होते हैं और उसके अंदर जब रॉटिंग होती है इस मटेरियल की, फर्मेंटेशन होती है, उसे जो है वो बायोगैस प्रोड्यूस होती है, तो उसको लोकल नीड्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। घरों की जरूरियात जो है वो इस गैस से पूरी की जा सकती हैं इसको जलाकर। नेक्स्ट बताया कि स्मॉल हाइडल पावर स्टेशन जो है ये कंस्ट्रक्ट करने चाहिए टू मीट लोकल नीड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मकामी जरूरियात यानी किसी एक जगह के, किसी एक इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरियात को हम फुलफिल कर सकते हैं, किसी एक कॉलोनी के अंदर कर सकते हैं, वहां पे हम एक छोटा जो है वो हाइडल पावर स्टेशन बना दें। तो नेक्स्ट बताया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, इनको इस्तेमाल में लाया जाए। ये बेटे ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे सोलर एनर्जी जो है सोलर पैनल्स के जरिए हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, विंड एनर्जी को विंड मिल्स के जरिए, और टाइडल एनर्जी जो है ये बैराज बनाकर, जो बैराज हैं उनके साथ क्या होता है कि हमने एक साइड पे रिजर्व बनाया होता है पानी का, मून के अट्रैक्शन की वजह से जब हाई टाइड होती है, ये प्रोसेस एक्सप्लेन हो चुका है पहले, हाई टाइड के दौरान पानी जो है हमारे बैराज की जो टनल है उसमें से पास होकर हमारा जिधर रिजर्व होता है उधर जाता है, और उस टनल के अंदर हमने टरबाइन लगाई होती है, वो चलती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कैसे कि वो टरबाइन चलेगी तो जनरेटर चलाती है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो इससे हम टाइडल एनर्जी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। इन ज्यादा से ज्यादा इन सोर्सेज को इस्तेमाल करें क्योंकि इनसे पोल्यूशन नहीं होती और कॉस्ट भी नहीं आती, इकोनॉमिकल भी हैं। हमको हम जो है वो नेशनल मनी को भी रिड्यूस कर सकते हैं, सरमाया जो है उसको भी बचा सकते हैं, और पोल्यूशन भी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं।
बेटे विद दिस इट इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पूरे चैप्टर की डेफिनेशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट सी बातें लिखी होती हैं, उनको लास्ट में आपने जो है वो पढ़ लेना है। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशन टाइप हैं, लेकिन इसको याद करने के लिए आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें ये सारी चीजें होंगी, मुकम्मल डेफिनेशंस लिखी होंगी, आपने वहां से याद करने हैं। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज को थोड़ा सा देख लें। पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? न्यूटन है, मीटर है, जाउल है या सेकंड? तो ये बेटे जाउल होता है, सी ऑप्शन होगी इसमें, जाउल। सेकंड पॉइंट, एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या होती है? क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है या केमिकल एनर्जी है? तो ये बेटे काइनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी होती है, बी ऑप्शन होगी। थर्ड पॉइंट, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन। तो क्या वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है, थर्मल पावर है, न्यूक्लियर पावर है या बर्निंग ऑफ बायोगैस है जिससे पोल्यूशन कॉज नहीं होती? तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ए ऑप्शन होगी। चौथा पॉइंट कि बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हमें कौन सी एनर्जी मिलती है? सोलर एनर्जी मिलती है, टाइडल पावर, न्यूक्लियर पावर या थर्मल पावर? तो ये बेटे थर्मल पावर मिलती है, डी ऑप्शन होगी इसमें। पांचवा पॉइंट, वी कैन सेव एनर्जी, क्या एनर्जी को सेव कर सकते हैं? कैसे? भाई इंक्रीजिंग पर्सनल व्हीकल, पर्सनल यानी अलग अलग गाड़ियां जो हैं वो बढ़ाकर, इंडिविजुअली जो है हम गाड़ियां यूज कर रहे हूँ। बाई मेकिंग व्हीकल्स ऑफ हैवियर बॉडीज, भारी गाड़ियां बनाकर। बाई नॉट वॉकिंग, पैदल ना चलकर या बाई अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज ऑफ एनर्जी। तो ये बेटे ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन के गैर जरूरी जो एनर्जी का इस्तेमाल है उसको खत्म करके हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पेपर पैटर्न में तो नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यूज बनाकर पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डैश। तो फोर्स आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा। सेकंड पॉइंट, वी कैन सी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ डैश। तो लाइट एनर्जी या सिंपली लाइट लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, फोटो सेल्स कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं। एनर्जी ऑफ सी टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। सी टाइड्स की एनर्जी क्या है? टाइडल एनर्जी होगी, यहाँ पे टाइडल वर्ड आएगा। द सेफ डिस्पोजल ऑफ डैश इज वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन। तो ये बेटे न्यूक्लियर वेस्ट आएगा। न्यूक्लियर वेस्ट का जो सेफ डिस्पोजल है ये जरूरी है रेडिएशन से बचने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। ट्रू को टिक करना है, फॉल्स को क्रॉस करना है। पहले कि एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेटे फॉल्स है। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पे पोटेंशियल का वर्ड आना चाहिए। आपको करेक्ट करना भी आना चाहिए। इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्योंकि आपसे तो एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जाएगा, ऑप्शन देकर आपको सही ऑप्शन का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग चार्जेस। ये बेटे ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ही करंट होता है, तो ये टिक हो जाएगा। दूसरा, पहला क्रॉस है, दूसरा टिक हो गया। तीसरा पॉइंट का केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स के फॉसिल फ्यूल में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो ये बेटे ठीक है, टिक हो जाएगा। चौथा पॉइंट का कूलिंग टावर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स अब्सॉर्ब हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जो कूलिंग टावर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में से हीट अब्सॉर्ब करते हैं, ये गलत है। वो न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा और एटमॉस्फेयर की जगह न्यूक्लियर रिएक्टर आना था। पांचवा और आखिरी पॉइंट कि व्हेन पोल्यूशन लेस देन अ सर्टेन लिमिट इज एडेड टू द एनवायरनमेंट इट इज नोन एज डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये बेटे गलत है, लेस की बजाय मोर आना था कि जब ज्यादा पोल्यूशन होगी, सर्टेन लिमिट से ज्यादा पोल्यूशन होगी तो एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन होती है, वैसे नहीं होनी थी। तो यहाँ पे मोर आना था, ये फॉल्स है, ये भी क्रॉस होगा। तो इसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये सारे आपको नोट्स के फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी नोट्स में होंगे, वो सारे आपने याद कर लेने। आपका सारा जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये भी आपको सारे नोट्स के फॉर्म में मैं आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। तो आपने ये सारे क्वेश्चन नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं ताकि आप आसानी से बाद में इसको याद कर सकें, और इसके साथ ही जो है आपके टेस्ट भी स्टार्ट होंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।